Hello everyone, welcome back to my channel. So ये है हमारी चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया मे बी फिफ्थ क्लास होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने पोर्तुगीज के बारे में जाना था, उनको रेसिस्ट करने वाले जो लोकल रूलर्स थे, क्वींस थी, उनके बारे में हमने जाना था। और अब हम पढ़ने वाले थे द डच इंडिया के बारे में। मीन्स कि जब डच इंडिया आई तब क्या हुआ और उनकी मोनोपोली किस तरीके से इंडिया में रही, किस तरीके से उन्होंने ट्रेडिंग को एक्सप्लोर किया इंडिया में, और उनकी पॉलिसीज क्या रही। सो हम इस टॉपिक के बाद, डच के बाद, हम फ्रेंच कॉलोनियल इंडिया भी पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से मतलब एक ऐसी कंट्री जो असल में कॉलोनिज्म की एक ऐसी या फिर हमें कहें कि ऐसा एक फुटप्रिंट छोड़ के जाता है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। सो जो डच थे वो 1605 में इंडिया आए थे और 1825 में चले गए थे यहाँ से। मीन्स की अगर बात करें तो 17th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया आए और मिड 19th सेंचुरी होने से पहले वो चले गए यहाँ से। See here, the Dutch were in India from 1605 to 1825। तो जो डच थे इंडिया में वो 1605 से लेकर 1825 तक थे। Unlike the British, they did not try to conquer India। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश कर ली कि हमें इंडिया को कॉन्क्वेर करना है, अपने कब्जे में करना है, इन्होंने वो चीज़ नहीं चाहिए। इनका जो मेन एम था वो ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना था और स्पाइसेस और जो गुड्स थे उस पर अपनी मोनोपोली करना था। उसके बाद राइज एंड डिक्लाइन की अगर हम बात करते हैं कि इनका राइज कहाँ से होता है और फिर डिक्लाइन क्यों हो जाता है, क्यों इनका विघटन हो जाता है। सो द डच अराइव्ड इन इंडिया इन 1605 एट मसूलीपट्टनम। तो जो डचेस थे वो इंडिया में आए 1605 के अंदर, और जो मसूलीपट्टनम है वहां पर ये आए थे। वहां से मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था। दे वर ग्रेट सेलर्स एंड ट्रेडर्स। तो ये बहुत महान व्यापारी और नाविक हुआ करते थे उस टाइम पे। दे यूज न्यू आइडियाज लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू रेज मनी। और जो आज के टाइम पे हम स्टॉक मार्केटिंग देख रहे हैं या फिर जो कंपनीज का हम प्रॉफिट देखते हैं आज के टाइम पे, उन्होंने इन आइडियाज को उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया। द चैलेंज द पोर्तुगीज इन द इंडियन ओशियन। और इन्होंने जो पोर्तुगीज थे उनको चैलेंज किया इंडियन ओशन में। मीन्स कि पोर्तुगीज ऑलरेडी थे जो इंडियन ओशन का रास्ता जो है अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, उसी को कंट्रोल कर रखा था। तो इन्होंने भी उनको चैलेंज किया क्योंकि ऑब्वियसली एक पावर दूसरी पावर के सामने टिक नहीं सकती है। तो पोर्तुगीज को भी डर था कि अगर ये आ गए हैं तो ऑब्वियसली हमारा कंपटीशन बढ़ चुका है, एक कॉम्पिटिटर आ गया है हमारे लिए, तो हमें इनसे सावधान रहना होगा और या तो हम इन्हें दबा के रखें या फिर हम इनसे दोस्ती करके रखें। तो कुछ ऐसा था इनके साथ। फिर डिक्लाइन की अगर बात करें, क्या रीजंस रहे डिक्लाइन होने के। सो फोकस शिफ्टेड टू इंडोनेशिया वे स्पाइसेस ब्रॉट मोर प्रॉफिट। तो जो इनका फोकस है वो इंडोनेशिया शिफ्ट हो गया था, जहाँ पर इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था स्पाइसेस का। और सिर्फ यही रीज़न नहीं है, जो रानी अबक्का टू है हमारी, या फिर हम अपनी क्वींस की बात करते हैं, उन्होंने ना इनको भगाया भी था। और राजा मार्तंडे जो थे उनके साथ तो इनकी बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी और उन्होंने डचों को इंडिया से भगा दिया, जिसकी वजह से इनको इंडोनेशिया जाना पड़ा। So constant fight with the British, they lost badly at the Battle of Bidara 1759। तो इनकी ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्स्टेंटली जो है फाइट होती रही और सबसे बुरी तरीके से हारे थे 1759 में द बैटल ऑफ बेदारा में।
The Fourth Anglo-Dutch War 1780 to 1784। तो 1780 और 1784 में जो फोर्थ एंग्लो डच वॉर होती है, एंग्लो डच वॉर मीन्स कि एक साइड डचेस थे और एक साइड ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में जो फोर्थ वॉर होती है, वैसे तो 4 वॉर होती है, तो जो लास्ट वॉर होती है उसमें इनको काफी लॉस होता है। द वीओसी वेंट बैंकरप्ट इन 1799। तो अगर हम यहाँ पे वीओसी की बात कर रहे हैं तो जो इनका मोस्ट ऑफ प्रॉफिट था वो चला जाता है और ये पूरे के पूरे लॉस में डूब जाते हैं 1799 में। सो इन 1825 बाय द एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824 द डच gave their Indian settlement to the British। सो 1825 में क्या होता है, तो अब जो वॉर होती है तो एंग्लो डच ट्रीटी होती है 1824 में, जहाँ पर क्या होता है कि डचेस को अपनी जितनी जितनी भी इंडियन सेटलमेंट्स थी, इंडियन सेटलमेंट मतलब कि जहाँ पर भी जितने भी रीजन्स जो थे उनके कॉलोनियल थे, उनके कंट्रोल में थे, वो उन्हें ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं। और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ डचों के साथ ये चीज़ नहीं करी, इवन उन्होंने हमारे इंडियन रूलर्स के साथ भी यही किया, चाहे मराठास की बात करें, मैसूर की बात करें, या हम कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं, तो यहाँ पे यही होता था कि जब ब्रिटिशर्स जीत जाते थे तो वो ट्रीटी करते थे, और ट्रीटी में क्या होता था कि जो रिच रिसोर्स वाले एरियाज होते थे या जो वेल्दी एरियाज होते थे उनको अपने कंट्रोल में मांगते थे, और जो लोकल एरियाज वैसे होते थे जो लेस रिसोर्सेज वाले होते थे या फिर जहाँ की वेल्थ ज़्यादा नहीं होती थी उनको ऐसे ही वो छोड़ देते थे, मतलब उनको वेल्दी एरिया से होते थे, तो ऐसे सेटलमेंट ट्रीटीज में सेटलमेंट्स को ले लेते थे। तो फिर जिसकी वजह से 1825 में उन्हें इंडिया जो है छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं द नेचर ऑफ द डच कॉलोनिज्म। अब जो डच कॉलोनिज्म था, यानी कि जो डचों ने इंडिया में कॉन्कर किया था, इनका नेचर कैसा था, इनकी प्रकृति कैसी थी। तो ट्रेड ओवर टेरिटरी, ये चाहते थे कि पूरी टेरिटरी पे ट्रेड करे, रूल करे एक तरीके से ट्रेडिंग के थ्रू। द डच डिड नॉट वांट टू रूल इंडिया, ये इंडिया को रूल नहीं करना चाहते थे, ये ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते थे, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। दे बिल्ड स्मॉल फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स कॉल्ड फैक्ट्री टू बाय एंड सेल्स गुड। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्मॉल फोर्ट्स और ट्रेडिंग पोस्ट बनाने स्टार्ट किए, इसको फैक्ट्री कहा गया, और जहाँ पे क्या करते थे, गुड्स को परचेज करते थे और खरीदते थे जहाँ से, और इसको सेल आउट करते थे। द मिडलमैन स्ट्रैटेजी, India was a stop for the Dutch on their way to the East Indies. They took Indian textile and sold them in Southeast Asia to buy spices. तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो डचेस थे ईस्ट इंडीज थी उनके रास्ते जो है बंद कर दिए थे। ठीक है, तो मिडल मैन वाली स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई। मीन्स इन्होंने क्या किया, ये इंडियन टेक्सटाइल को साउथ ईस्ट एशिया में सेल करते थे, सोल्ड करते थे, और फिर स्पाइसेस को खरीदते थे उन पैसों से। तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल मैन बनाया। साउथ ईस्ट एशिया अगर हम बात करें, इंडोनेशिया की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो वहाँ पे टेक्सटाइल को बेचते थे और वहाँ से फिर स्पाइसेस खरीदते थे। स्ट्रैटेजिक मोनोपोलीज, तो इनका जो एकाधिकार था वो बहुत ज़्यादा रणनीति वाला था। दे कैप्चर्ड प्लेसेस लाइक द मालाबार कोस्ट टू कंट्रोल द ब्लैक पेपर ट्रेड फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जहाँ पर इनका एकाधिकार हो जाए। तो इन्होंने जो मालाबार कोस्ट वाला एरिया था, जहाँ पे ब्लैक पेपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पोर्तुगीज से छीन लिया और अपने कंट्रोल में किया। कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसके साथ इन्होंने अपनी वाणिज्यिक जो है वाणिज्यिक प्रशासन बनाया, एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो इनका था। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC जिसको हम कहते हैं, वांटेड टू अर्न प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। तो जो आज के टाइम पे हम स्टॉक मार्केटिंग देखते हैं, तो इन्होंने इस आइडिया को उसी टाइम पे इम्पोज कर दिया था। तो ये प्रॉफिट कमाते थे शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर मीन्स कि जो भी इनके शेयर्स खरीदता था उसको कम रेट पे शेयर्स देते थे, जिससे क्या होता था, ज़्यादा होल्डर्स जो है अट्रैक्ट होते थे और एक ही बार में क्या करते थे, प्राइस को हाई करते थे, जिससे उनको काफ़ी फायदा होता था। मेकिंग मनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट इन रूलिंग लैंड।
और इनके लिए एक ज़मीन पे रूल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पैसे को जनरेट करना, मनी को जनरेट करना। उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो डच सेटलमेंट थी हमारी, जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे डचेस के, वो पुलिकेट ये भी था जो कि कोरोमंडल कोस्टल रीजन के पास था। तो इनका मेन हेडक्वार्टर जो था वो वहीं पे था, कोरोमंडल तक, और काफी टाइम तक रहा वहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं चिंसुरा। तो ये मेजर सेंटर था उनका ट्रेडिंग का, जो कि बंगाल में था। उसके बाद कोचीन, जिसको आज के टाइम पे हम कोची के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, 1663 में डच पोर्तुगीज के साथ लड़ाई करी थी, और वहाँ के जो फोर्ट थे उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था इन्होंने, ताकि ये ब्लैक पेपर का ट्रेड कर सके। और जो ब्लैक ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्ची का जो व्यापार होता था, वो जो हमारा मालाबार कोस्ट वाला एरिया है, तो कोची वहीं पर आता है, वहां से होता था। उसके बाद नागापट्टनम। तो नागापट्टिनम जो था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास था। उसके बाद सूरत। तो जो सूरत था, गेटवे था टेक्सटाइल के लिए। तो ये वहां से टेक्सटाइल खरीदते थे, इंडो पर्शियन ट्रेडिंग करते थे। मीन्स कि इंडोनेशिया और पर्शिया, या फिर जो इंडिया और पर्शिया के बीच में जो ट्रेडिंग होती थी, उसको इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने वेस्टर्न ट्रेडिंग को जो है एक्सप्लोर किया और उसको बढ़ाया। उसके बाद जो एक शॉर्ट समरी हमें देता है डचों के बारे में। तो डचों का सिर्फ इतना था कि जो डच डच थे वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे यहाँ पे। उनका कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें यहाँ पे रूल ही करना है, यहाँ की लैंड चाहिए उन्हें, या फिर यहाँ के लोगों को डोमिनेट करना है, उनका रिलीजन चेंज करना है। उनका कुछ ऐसा कोई मकसद नहीं था। दे बिल्ट फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग। तो इन्होंने क्या किया, किले बनवाने शुरू किए और ट्रेडिंग पोस्ट, व्यापारिक पोस्ट बनाने स्टार्ट कर दी, फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी। इनका कोई मतलब कोई खुद का कोई किंगडम नहीं था, इन्होंने कोई अपना एम्पायर बिल्ड नहीं किया कि अब हमें अपने सारे लोगों को यहीं लेकर आना और हमें यहीं रूल करना है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया ट्रेड, रोल इन इंडियन ट्रेड, बट दे फाइनली हैड टू लीव इंडिया इन 1825। तो इन्होंने इंडियन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया ऑब्वियसली, इंडोनेशिया तक लेके गए, पर्शिया तक लेके गए इंडियन टेक्सटाइल को। बट फाइनली इनको 1825 में जो है इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है इस टॉपिक के अंदर कि डच इंडिया कब आए, और उनके राइज होने के क्या रीजन रहे, उनके डिक्लाइन होने के क्या रीजन रहे, और वो इंडिया से बाहर कब गए, उनकी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थी। और देखा जाए कि एक चीज और, कि जो डचेस थे उनका नेचर कैसा था, मीन्स कि उनकी प्रकृति कैसी थी, किस तरीके के जो वो लोग थे, क्यों आए इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। सो बाकी जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन इन इंडिया। मीन्स कि फ्रांसीसी जब इंडिया आते हैं तब क्या होता है। और जो फ्रेंच थे वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंच में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ के लोगों ने भी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रखा था, वो भी विद्रोही बन रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे लोगों को। उसके साथ साथ इंडिया में इनका क्या इम्पेक्ट रहता है, और इनकी ट्विनिंग किस तरीके से होती है ब्रिटिशर्स के साथ, कैसी कौन सी वॉर्स होती हैं इनके बीच में। जो फ्रेंच थे वो किस तरीके से इंडियन आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन कर रहे थे, और जो वेपन्स का किस तरीके से यूज़ सिखाया इन्होंने। फिर जो इसमें वॉर्स हुई हैं, कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, और फ्रेंच जो थे वो साउथ इंडियन रूलर्स के साथ थे, उनका साथ दे रहे थे, और किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स का साथ सहारा लेकर जो है लड़ रहे थे। तो यही सारी चीज़ें जो है हम इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप जो है बाकी का जो चैप्टर जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके, जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके, आप उनको रिवाइज करिए। और ऑब्वियसली कि अभी जो चैप्टर है ये हमें कॉलोनिज्म के बारे में बता रहा है, तो हमें हर एक कंट्री के इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जो कॉलोनिज्म है वो है क्या, कॉलोनिज्म का इंडिया की वेल्थ पर, इंडिया की प्रोस्पेरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, ट्रेडिशन को देखा जाए, या फिर हमारी इंडियन एजुकेशन को देखा जाए, इस पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा था उस टाइम पर अगर हम देखें तो। और कुछ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज जो
कोलोनिज्म अपने साथ लेकर आया। चाहे हम करताज की बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से की बात करेंगे हम आगे, या फिर हम आगे सबसे ड्यूअल अलायंस वाली बात या सब्सिडियरी अलायंस वाली बात करेंगे आगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से, कि जब एक पावरफुल कंट्री एक वीकर कंट्री को अपना कॉलोनियल बनाती है, अपना उपनिवेश बना लेती है, एक स्लेव की तरह उसको ट्रीट करती है, तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। सो तब तक के लिए राधे राधे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, सो हम सब करना ना भूलें। थैंक यू।